नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। इसकी बारीकियां लोगों को शायद नहीं मालूम। आपको याद होगा कि 15 अगस्त जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता को एक दिवाली गिफ्ट देने जा रहा हूं। वो दिवाली गिफ्ट, ये जीएसटी के जो रेट्स हैं उन्होंने कम किए, वो दिवाली गिफ्ट था। अब इसके पीछे उनकी सोच क्या थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि जीएसटी पहली बार लागू हुआ जुलाई 2017 में, और फिर नवंबर 2017 में कुछ 94 वस्तुओं के रेट कम हुए, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था और इसलिए रेट कम किए गए। गुजरात में इलेक्शन था, आपको याद होगा। और फिर उसके बाद त्रिपुरा और कर्नाटका में इलेक्शन था, तो तब रेट कम किए गए। प्रधानमंत्री जी ने फिर रेट कम किए। फिर 2019 का इलेक्शन था तो उस पर भी प्रभाव पड़ा। अब बिहार का इलेक्शन आने वाला है और साथ साथ में तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल में भी आने वाला है। तो शायद इसके पीछे ये सोच होगी कि उस इलेक्शन में हमें थोड़ा फ़ायदा मिले। तो क्या वाकई में सरकार चाहती है कि लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार आए? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गई राजनीति की बात, पर इससे अलग होकर एक बदलाव तो आया है। ये तो नहीं कह सकते कि बदलाव नहीं आया। उसका बदलाव का नतीजा क्या होगा? सरकार को नुकसान होगा या सरकार को फ़ायदा होगा, या जनता को फ़ायदा होगा या जनता को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा? उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीएसटी में एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ज़रा मैं 2-3 शब्दों में आपको बता दूं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि अगर आप यान खरीदो तो उस पर आपका जो जीएसटी है वो 18% है, लेकिन अगर आप वो कपड़ा बेचने जाओ तो वो 5% रह जाता है। तो उसका नतीजा क्या होगा, कितना फ़ायदा होगा? अगर आप दवाई खरीदने जाओ, कोई ड्रग खरीदने जाओ, तो उस पर जीएसटी 5% है, लेकिन अगर उसकी जो इनपुट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर 18% है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और बाकी सेक्टर में भी है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा मुद्दा जो उठेगा वो ये है कि सरकार को क्या रेवेन्यू नुकसान होगा, आमदनी का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा? आपको मालूम है कि इनकम टैक्स ने भी, सरकार ने आम जनता को राहत दी, अच्छी बात है। इसमें भी सरकार जनता को राहत दे रही है, अच्छी बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो ये है कि इन्होंने गेमिंग बंद कर दिया, उसलिए जो सरकार का नुकसान होगा वो लगभग 30-40 हज़ार करोड़ होगा। साथ में कुछ एस्टिमेट्स ये हैं कि क्योंकि इन्होंने इतनी राहत दी है और 4 रेट से 2 रेट पे ले आए हैं। पहले 4 रेट थे 5%, 12% और 18 और 28। अब रह गए हैं 18 और 5। और जो सिन गुड्स, जिसको हम कहते हैं, बड़ी लग्जरी कार्स को खरीदने जाए उसको हम सिन गुड्स कहते हैं, उस पर 40%। उसमें तो कमाएंगे भी, वो 40,000 करोड़ का लगभग उनको फ़ायदा भी होगा। लेकिन ओवरऑल नुकसान इनको जो होगा, जो रेवेन्यू लॉस होगा, वो लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। लेकिन बाकी जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि भाई 45-47 हज़ार करोड़ होगा। तो कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा? अच्छा, कितने प्रदेशों को नुकसान होगा, क्योंकि कितने प्रदेशों को फ़ायदा होगा, इस पे भी चर्चा होगी। क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको तो मिलता नहीं है, क्योंकि ये कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स है। तो जहाँ वस्तुएं कंज्यूम होगी वहाँ उनको फ़ायदा होगा, उन स्टेट्स को फ़ायदा होगा। तो जो पुअरर स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, जो रिच स्टेट्स हैं, तमिलनाडु जैसे, शायद उनको नुकसान हो। तो ये एक बहुत ही, मतलब कि ये कोई आसान मुद्दा नहीं है। तो इसके बारे में हम 3 ऐसे लोगों को आपके सामने लाए हैं जो इसकी बारीकियां जानते हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो मोटे तौर पे जानता हूँ। एक इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, अरुण कुमार जी। थैंक यू अरुण कुमार जी फॉर कमिंग हियर। इकोनॉमिस्ट, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ऑथर,
आपने बीएससी एमएससी सेंट स्टीवन से किया, पीएचडी जेएनयू से किया। आपकी एक बहुत अहम स्टडी रही है ब्लैक इकोनॉमी में, और आपने किताबें भी लिखी हैं। आपने जीएसटी भी आपने किताब लिखी है। आप जेएनयू में 1984 से लेकर 2015 तक पढ़ाते भी रहे, और आपकी कई पब्लिकेशंस हैं, ख़ास तौर पे डिमोनेटाइजेशन में। और आप रोज़ हम आपको टीवी पे देखते हैं, तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आई थॉट एक इकोनॉमिस्ट का दृष्टिकोण भी हमें समझना चाहिए। गर्ग साहब, मैं आपसे जब मुलाकात मैंने आपसे की, मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है जीएसटी के बारे में। आप इतना जानते हो। आपने मेरे ख्याल इसमें 30 साल बिता दिए इस मुद्दे को लेकर। आप IRS के ऑफिसर हो। 1983 में आप सर्विस में आए, और फिर आपने कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस CBEC और CBIC जिसको हम आज कहते हैं, वहाँ आपने 30 साल काम किया। और आपने MBA अहमदाबाद से किया, IIM अहमदाबाद से, LLB की डिग्री, लॉ भी जानते हैं, मैनेजमेंट भी जानते हैं, और कैसे GST मैनेज होता है वो भी आप जानते हैं। और फिर आपने 2000 में डिप्टी सेक्रेटरी आप बने कस्टम्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और आप एडवाइज़र भी रहे, CBEC के एडवाइज़र भी रहे। और 2010 में आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और फिर आपने कई रिटायरमेंट के बाद भी आपने सरकार को कई एडवाइजरी रोल में आपने सरकार की मदद की। और पंजाब में आपने एडवाइज़र रहे टू द चीफ मिनिस्टर। तो आपको बहुत बढ़िया जानकारी है इसके बारे में। तो आप, आई होप दैट यू इनरिच अस with your knowledge. Saket, you are of course one of the youngest members of parliament, और आपने TMC को अभी 2021 में ज्वाइन किया। 2023 में आप मेरे कॉलीग रहे, हाँ, तब से आप मेरे कॉलीग हो राज्यसभा में। और आपने शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट की, और आप लिखते रहते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस रहे आप फाइनेंशियल टाइम्स में। मुझे ये नहीं मालूम था कि आपने चेकोस्लोवाकिया के शुरुआत की एज अ टीचर, टीचिंग चिल्ड्रन इन स्कूल। दैट्स अमेजिंग। और आपकी भी मेरा ख्याल दृष्टिकोण, जो आपकी जानकारी GST में, मुझे लोग कहते हैं बहुत 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 है, तो आपका भी आपका राजनीतिक नज़रिया, आप उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अरुण जी, ये बताइए कि कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा सरकार को? सरकार को और जनता को, है ना, दोनों को। तो ये जो है GST, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जी हाँ। इनडायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव होता है। अच्छा। इसका जो भार होता है वो प्रोपोर्शनेटली जो वेल ऑफ सेक्शन नहीं होता है उस पर ज़्यादा पड़ता है, और जो वेल ऑफ सेक्शन होता है उस पर कम पड़ता है, क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत है। अच्छा। अगर जैसे कोई करोड़पति है तो वो अपना कंजम्पशन कितना करेगा, वो अपना जो इनकम का 5% कर लेगा, 7% कर लेगा, उसी पे वो टैक्स देगा। जो गरीब आदमी हो तो पूरा का पूरा 100% कंज्यूम करेगा, है ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा भार पड़ जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि एग्रीगेट में वो एक रिग्रेसिव टैक्स होता है, तो उसका भार पड़ता है गरीब आदमी पे। तो इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स कम रखो और डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा रखो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, और जैसे ही दाम बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको हम कहते हैं ये रिग्रेसिव है, और इसका असर। लेकिन हमने तो अच्छा काम किया ना, इनडायरेक्ट टैक्स लाए, GST लाए, क्योंकि पहले तो 17 टैक्सेस थे। जी हाँ, हमने खत्म किया, तो अच्छी बात की। नहीं, वो तो ठीक है कि हमने उसको एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक कंबाइन करके वो किया। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो हमारा GST है वो ज़्यादातर संगठित क्षेत्र पे पड़ता है। जैसे कि अरुण जेटली कहते थे कि 5% यूनिट्स हैं वो 95% टैक्स देते हैं, और 95% यूनिट है वो 5% देते हैं। तो आपको पता है कि जैसे इसमें तो इनकम टैक्स में भी वही है, इनकम टैक्स में भी वही है। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र है वो एक तरह से बाहर हो गया। 50 लाख से आपका टर्नओवर कम है प्रोडक्शन में, तो आप जो उसमें नहीं आते। अगर सर्विसेज में 40 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो आप नहीं आते। 1.5 करोड़ तक है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, जहाँ पे 1% टैक्स देना होता है। पर लेकिन चक्कर क्या है कि फिर ये असंगठित क्षेत्र को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, और अगर इनसे कोई सामान खरीदे
तो उसको फिर रिवर्स चार्ज देना पड़ता है, मतलब जो इनको टैक्स देना था वो उन्होंने नहीं दिया, तो जो उससे खरीदेगा उसको देना पड़ेगा। तो बड़ी इकाइयां जो हैं वो फिर इनसे माल नहीं खरीदती। तो हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ। तो इससे संगठित क्षेत्र तो बढ़ा पर असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं। तो अगर असंगठित क्षेत्र गिरेगा तो हमारी डिमांड पे असर हो जाएगा। तो अभी जो टैक्स का रिडक्शन हुआ है वो संगठित क्षेत्र को तो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन वो डिमांड और ज़्यादा असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली जाएगी। तो जैसे कि अगर आप आटा खरीदते हैं तो आपने पैकेज वाला खरीदा तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो अनपैकेज वाला है उसका तो दाम वहीं का वहीं रहेगा। तो कुछ लोग और शिफ्ट कर जाएंगे असंगठित क्षेत्र से संगठित। जैसे कि हमारा ट्रेड सेक्टर है, तो ट्रेड सेक्टर में जो हमारा नेबरहुड स्टोर है उससे डिमांड शिफ्ट कर रही है आपके जो ई कॉमर्स की तरफ, आपके मॉल की तरफ, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट मिलता है। इनको इनपुट क्रेडिट मिलता है ना, तो इसलिए उनका माल कुछ सस्ता हो जाता है, इनका तो वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमारा देश में जहां पे असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है वहां पे जीएसटी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमारा असंगठित क्षेत्र पिटेगा, और असंगठित क्षेत्र जो है वो गरीब जो प्रांत हैं उनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब ये पिटेगा तो असंगठित, हालांकि ये जैसे आपने सही कहा कि एक लास्ट पॉइंट टैक्स है जहाँ पे कंज्यूमिंग स्टेट से पे करेंगे, पर जब उनका ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा तो उनको और नुकसान हो जाएगा। और जो एडवांस स्टेट्स हैं जहाँ पे कि वो इनपुट क्रेडिट वगैरह मिलेगा उनको जो थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए गैर बराबरी इससे बढ़ेगी। तो आम जनता के लिए ये नुकसानदेह है। तो जो आम जनता जो 94% असंगठित क्षेत्र वाले हैं ना, वो जब उनका जॉब लॉस होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी तो उनका नुकसान होगा। तो हमने ये क्यों इस समय 15 अगस्त की स्पीच में हमने रखा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने 7 अगस्त को ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि अब हम पीनल टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर 25%। तो उससे हमारा ट्रेड एकदम गिरने वाला है। जो एक्सपोर्ट जो 4.5 लाख करोड़ का हमारा ट्रेड है, मतलब ट्रेड तो और भी ज़्यादा है, लेकिन 4.5 लाख करोड़ है, उस पर हमारा जो ट्रेड कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 25% और अतिरिक्त लग गया है, तो उससे डिमांड कम होगी। तो ये भी एक राजनीतिक फैसला था आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये राजनीतिक है, क्योंकि एकदम से किया गया ये ना, और जो डिटेल्स वर्कआउट करने चाहिए तो डिटेल्स वर्कआउट नहीं किए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी कि कहीं 18% टैक्स है, लेकिन वो इनपुट्स पे जो टैक्स ज़्यादा है तो उससे जो रिवर्स जो इन्वर्जन हो जाएगा, तो जो रिफंड भी नहीं मिलेगा, टाइम से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वर्कआउट करने की थी, पर लेकिन एकदम से इनको लगा कि अब हमारे यहाँ डिमांड कम हो जाएगी एक्सपोर्ट की, वो 4.5 लाख करोड़ की कम होगी, तो यहाँ पे हम कुछ छूट दे देंगे और उससे फिर इलेक्शन में भी बाद में फ़ायदा पहुँच सकता है। तो इसको सोचा नहीं गया पूरी तरह से। जैसे कि मेरा मानना है कि जब जुलाई 2017 में किया गया था तो उस समय भी जल्दबाजी में कर दिया गया। जो हमें एक एक्सपेरिमेंट करके कि किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, वो नहीं किया गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक तो सरकार को भी लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपका जब टैक्स कम आएगा तो फिर आपका वो रेवेन्यू कम होगा। उदाहरण के तौर पे ये कहते हैं कि नहीं हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, पर जहाँ पे 12% टैक्स था उसको आप 0% कर देंगे तो चाहे कितनी भी डिमांड बढ़े रेवेन्यू तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तो 0% है। तो उसी तरह कारों पे अगर आपने 28% से 18% कर दिया तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो 35% गिर गया, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको तो 5% ही फायदा हुआ। तो 5% जो प्राइस का फायदा होगा तो उससे वो डिमांड 3 गुना नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ेगी पर उतनी नहीं बढ़ेगी। गर्ग साहब ये बताइए कितना नुकसान होगा सरकार को आपके हिसाब से? ओके, क्या ये जो 4 रेट्स में 2 रेट कम हुए हैं इसका पीछे सोच क्या है? क्या कितना नुकसान होगा सरकार को और कितना फायदा होगा कंज्यूमर को आपके नजरिए से? सर पहले रेट्स को समझ लेते हैं। जब 17 में ये आया टैक्स तो सरकार ने रेट्स कैसे निश्चित किए? सरकार ने सब टैक्सेस जो जीएसटी से पहले लगते थे उनको टोटल किया और जो क्लोजेस्ट रेट बैठा उसमें डाल दिया। तो सर जो स्टेट्स थी वो वैट लेती थी, कोई 12.5, कोई 14, कोई 15, और एक्साइज थी 12 ऑन दी नेट वैल्यू। तो उन्होंने कहा 26-27 से लेकर 31 तक बैठ रहा है, 28 बना दिया। नीचे का रेट एक्साइज 6 थी, वैट भी किसी का 5 किसी का 6, उन्होंने 12 कर दिया। और बीच में सर्विसेज थी 15.36 थी तो उनको 18 कर दिया और इंटरमीडिएट्स को कर दिया। अब ये जो 2 रेट उस टाइम प्रिंसिपल रेट्स थे 28 और 12, ये दोनों उड़ गए हैं सर। अब 28 को हमने 18 पे ले आए, 12 को हम 5 पे ले आए। दूसरी चीज़ ये भी जाननी ज़रूरी है कि अब 5 एक यूनिफॉर्म रेट नहीं है। अच्छा, वो कैसे? 5 के 4 रेट्स हैं। वो कैसे? ये भी पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये गलतफहमी चल रही है। एक तो 5 वो है जिसको क्रेडिट पूरा मिलेगा,
अच्छा तो दैट इज ए जेन्युइन जीएसटी रेट ऑफ 5%। अच्छा उसके बाद वो है जिसको सिर्फ इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, वो कैसे, ज़रा समझा दीजिए। मान लीजिए मैंने कोई सर्विस आगे दी, मेरे को पीछे से कुछ सर्विस आ रही है, सर्विसेज का ले लूंगा, गुड्स का और कैपिटल गुड्स का नहीं तो मिलेगा। सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सर्विसेज में मिलेगा 5। कुछ में बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने मना कर दिया कि आपका 5 रेट है, बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब उस पर इम्पैक्ट तो ज्यादा है ना सर, वो करेक्ट। तो किसी ना किसी फॉर्म में लेगा। फिर जो पहली फॉर्म है जिसको 5 फुल क्रेडिट भी दिया है, वो हो सकता है 5 में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, जैसे मैंने बताया। आपने बताया। अब उसको रिफंड सिर्फ गुड्स का मिलेगा, इनपुट्स का। अच्छा, उसको सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलेगा उसको। ओह, आई सी। तो अब उस पे तो वो नुकसान हो जाएगा उसको वेस्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो 5 ना होके 7, 8 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि उसकी इनपुट्स कितने पे आ रही है। ओह, आई सी। अब ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप इंडिया की इंडस्ट्री उस पे मान लो 7 या 8 भर रही है, इंपोर्ट तो 5 पे आ जाएगा सर। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं ये खो रही हैं इन चीज़ों में। वेरस ये जो हुआ है इसमें बहुत चीज़ें सॉल्व हुई हैं। अब 17 में मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल अच्छाई भी है, लेकिन बहुत अच्छाई है नुकसान सर। के बारे में नुकसान भी है कि इसको किया जा सकता था कंट्रोल। जी। जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। 17 में ये हुआ, अगर मैं मिठाई में प्रसाद लेता था, जी हाँ। प्रसाद तो मैं वो भगवान को चढ़ाऊंगा, वो 0 ड्यूटी था। करेक्ट, अगर मैं उस प्रसाद को मिठाई की तरह खाता था तो 5 था सर। करेक्ट। अगर वो प्रसाद चिक्की की फॉर्म में था तो 12 था। प्रसाद नहीं, मिठाई थी। चिक्की होती थी तो 12 थी। हाँ, कुछ और खाने की आइटम थी तो 18 थी। Correct. अगर उसमें चॉकलेट डल गई तो सर वो 28 था। अब सरकार ने ये बहुत कमाल की बात की है कि अब एरेटेड बेवरेजेस को छोड़ के हाँ, हर चीज या तो 5 है या तो 0 है। जी हाँ, तो अब ये झगड़े थे रोटी वर्सेस पराठा वो वर्सेस खत्म हो ब्रेड, गए, वो खत्म हो गए। उस तरह की चीजें सर सब खत्म। बहुत अच्छी बात होगी। वो सब अच्छी बात होगी, वो झगड़े थे। अब जब 5 का टैक्स होगा सर, उसमें जनरली अगर आप एक पूरे भारतवर्ष की एवरेज ले 3, 3.5, 4% का इनपुट क्रेडिट होगा, तो लोग आपको कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देने वाले, 1-1.5% है। और मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये होगा कि बहुत लोग कहेंगे जीएसटी में रजिस्टर ही कर लेते हैं, उसका एक फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। लोग डिक्लेरेशन करेंगे और इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं फॉर्मलाइज हो जाएगी। और दिक्कत यह है कि इसके साथ अगर हम सिंप्लीफाई ना करें, लोगों को तकलीफ वही रहे और एक जिसको हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं और वो चालू रहे, तो लोग घबराएंगे। तो ये हमें कंसेशन तो आ गया है, रिफॉर्म के लिए 4 स्टेप और लेने की ज़रूरत है। तो मतलब ये कंसेशन है, लेकिन पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं है। मतलब कुछ तो जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन इसको डिस्प्यूट का बताया, क्या ये रिफॉर्म है? इसको इनकम्प्लीट है सर। जैसे हम बॉल बी में ले गए हैं, जो हॉकी में गोल करना होता है ना सर, करेक्ट, वहाँ चूक गए थोड़ा सा। मतलब करेक्ट, और- करेक्ट। और दूसरा आपने सवाल ये रेज किया था कि रेवेन्यू लॉस। हाँ, वैसे तो जैसे कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग सर, अब ये फिगर्स पता चल सूनर और जाएगा। लेटर आएंगे। पर मेरा अपना विचार है कि देखो इस महीने तो सर कोई सेल नॉर्मल मंथ नहीं है, अक्टूबर भी लगेन भी है फेस्टिवल, नवंबर में पता चलेगा। तो नवंबर का जो आएगा वो ग्रोस आएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड ड्यूटी के रिफंड हैं वो जाके लोगों को फरवरी से या मार्च से मिलने जी शुरू हाँ, होंगे, जी हाँ। तो पूरा इम्पैक्ट उस टाइम आएगा। पर एक जैसे होता है कि भाई बॉल पार्क नंबर सोचते हैं कि आप क्या होगा, उस पर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप उस प्रोडक्ट को ले लीजिए, 2 व्हीलर्स को ले लीजिए या छोटी कार को ले लीजिए कि 28 से 18 हो गया, जी हाँ, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है कि अब टैक्स 18/28 रह जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। सर ऐसे जीएसटी नहीं होता। वो जब कैसे? वो 28 था, हाँ, मान लीजिए उसमें 14 या 15 के क्रेडिट है, असेंबली इंडस्ट्री है सर, बहुत हैवी क्रेडिट्स पे चलती है। करेक्ट, तो मैं जब 28 भरता था, मैं मान लीजिए 14 क्रेडिट से देता था, 14 मैं कैश देता था सर। जी हाँ, अब जब वो 18 आएगा, मेरा 14 का 14 तो रह ही रहा, सर्विसेज का कम नहीं हुआ, कंपोनेंट्स का कम नहीं हुआ, बिल्कुल। अब मेरा कैश रह गया 4। तो मैं 14 से जब 4 पे आता हूँ, तो नुकसान 72% 70-72% का नुकसान हो जाएगा। रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो ये मतलब सोचा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। अब 28 से जब 40 हो रहा है कुछ चीज़ों का, तो उसमें एडवांटेज, उसमें 40,000 करोड़ कह उसमें रहे हैं। एडवांटेज भी होगी। इसी तरीके से जब 12 से 5 होगा, तो ये नुकसान आपको 7/12 नहीं है। अंडरस्टैंड। उसमें अब आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस वो देखना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद बाकी इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी,
आफ्टर ऑल सरकार में हम एक बात कहा करते थे कि सरकार की बॉटम लाइन प्रॉफिट नहीं होती सर, सरकार की बॉटम लाइन होती है फिस्कल डेफिसिट। करेक्ट। बजट में लास्ट। अब ये जितना भी लॉस हो, 48,000 बोला है सरकार ने 23-24 के हिसाब से, इस साल अगर आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वैसे ही 60,000 करोड़ बन जाएगा। अब ये 60 हो या ज़्यादा हो, ये पैसा कुछ लोग कहते हैं 1 लाख के लगभग रहेगा। तो 1 लाख ले लीजिए। अब वो 1 लाख जब सरकार कम करेगी तो सरकार कम खर्चेगी या तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी। करेक्ट। नहीं, फिर कोई सोशल सेक्टर में खर्चना तो जरूरी है ना। तो सर अगर आप पिछले 2-3 साल का बजट देखें तो एक्सपेंडिचर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीएसटी जीडीपी वो बढ़ा नहीं, घटा है सर। घटा। अगर वो घटेगा और इधर कंजम्पशन बढ़ेगी, अब इसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा ये सर फ्यूचर बताएगा। आप बताएंगे क्या इम्पैक्ट होगा? सर इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जीएसटी का जो टैक्स, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा वैट था, एक्साइज था स्टेट्स का, वो हटा के यूनिफाइड स्ट्रक्चर जीएसटी का किया गया। तो इसमें से आधा पोर्शन जो है वो स्टेट्स को जाता है, आधा पोर्शन सेंटर के पास रहता है। अब सर आप शिक्षा देखने जाएंगे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब स्टेट सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जो कोई भी सोशल स्पेंडिंग है उसका भार ज़्यादा करके राज्य सरकारों पे होता है। तो इसमें जब रेवेन्यू लॉस होता है, केंद्र सरकार की भी जो स्कीमें हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उसमें भी 50% हिस्सा राज्य सरकारों का होता है, केंद्र पूरा पैसा नहीं देता है। तो जब रेवेन्यू लॉस होता है उसका स्टेट्स के ऊपर असर, क्योंकि स्टेट्स को सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग सेंटर से ज़्यादा करनी होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि जो सेस नाम का कंपोनेंट होता है जो हर इसमें टैक्स वो तो शेयर होता नहीं है, वो शेयर होता नहीं है। तो रेवेन्यू लॉस का इंपैक्ट इसमें स्टेट्स पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 1% 2% सेस में से सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रेवेन्यू वहाँ से लेती रहेगी। और इसमें सर इशू ये है कि ये फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, जब पिछले साल हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप ये इंश्योरेंस पे जो 18% जीएसटी वो हटा दीजिए, तो तभी पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये निर्णय तो केंद्र सरकार का होता नहीं है, ये तो जीएसटी काउंसिल का होता है जहाँ सब राज्यों का रिप्रेजेंटेशन। अब तो हो गया ना। नहीं तो सर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको दिवाली गिफ्ट दे रहा हूं, तभी तो जीएसटी काउंसिल से तो कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और जीएसटी काउंसिल से उन्हें रबर स्टैंप कराया, क्योंकि ज्यादा करके राज्य सरकारें हैं वो एनडीए की हैं। तो एक जगह आप कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, जीएसटी काउंसिल के पास है, लेकिन जब चुनावी जुमला करना होता है, कि राजनीतिक सवाल खड़ा कर हाँ, चुनावी जुमला करना होता है तब राज्यों को कोई पूछते नहीं है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को स्पीच दे देते हैं और उस तरीके से राज्यों का उसके ऊपर रबर स्टैंप लग जाता है। तो एक फेडरलिज्म की जो बात आती है सर यहाँ पे, तो सरकार ये कर सकती थी पहले भी, तो चुनाव की जरूरत क्यों होती है इसके लिए? नहीं, बड़ी 8 साल के बाद ये सब काम करना, इनको तो मालूम था कि लोगों को नुकसान हो रहा है, बड़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, लगभग 1 लाख अपील्स पेंडिंग है, ठीक है ना। और इसमें धांधलीबाजी भी हो रही है, फ्रॉड जीएसटी भी चल रहा है, ब्लैक मनी भी बढ़ रही है, ये तो चल ही रहा है। तो इनको पहले ही सोचना चाहिए था। इन्होंने 8 साल इंतजार क्यों? सर ब्लैक मनी पे तो प्रधानमंत्री ने कहा आप स्वदेशी करोगे तो मैं ब्लैक मनी को भी नजरअंदाज कर दूंगा, ये उन्होंने बात। वो तो अब अलग बात हो गई ना, वो तो अलग बात हो सर जीएसटी का और जो गर्ग साहब कह रहे थे वो भी एक फैक्ट है। जितने हम राज्यों में लोगों से बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, सर रेट कम किए हैं, लेकिन जो कंप्लायंस होता है वो छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल होता है सर। आप एक मिस करोगे तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर आने वाला हूँ कि एमएसएमई सेक्टर में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। सर एमएसएमई जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वो ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कंपैरेटिव डिफरेंस था वो कम हो गया है, तो उनकी डिमांड पे थोड़ा पड़ेगा। बट मैं ये भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि कुछ जगह पे अनऑर्गेनाइज को फ़ायदा भी हो सकता है। अच्छा। अब क्या करते हैं, जीएसटी कैसे वर्क करता है सर? अब जब मेरा टैक्स 5 है तो मुझे पता है कि मुझे इन्वर्टेड ड्यूटी में सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलना, तो हम इसको मैनेजमेंट जार्गन में बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन शुरू हो जाता है कि अब ये काम मैं इन हाउस करूँगा। अच्छा। मैं बाहर से लेता था कोई चीज़, इन हाउस करूँगा तो कोई टैक्स नहीं है सर। वो उनको ताकत है इन हाउस करने की पहले? बहुत लोग करना शुरू कर देते हैं। मैं जैसे आपको एक ग्राफ एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं हॉस्पिटल हूँ, मेरे पे टैक्स नहीं लगता, तो मैं सारी बेडशीट पर्दे जो हैं वो या तो सिंपल धोबी से धुलवाने शुरू कर दूंगा या इन हाउस धुलवा लूंगा। मैं किसी ड्राई क्लीनर या ऑर्गेनाइज बंदे को नहीं भेजूंगा, वो बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स में देखेंगे कि 5% विदाउट क्रेडिट्स है। बहुत सारा काम उन्होंने उस लोगों को भी शिफ्ट कर देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एज प्रोफेसर साहब राइटली सेड कि इकोनॉमी का साइज इस तरीके का कि आप बहुत ज्यादा तादाद में वो नहीं कर सकते, बड़ा बहुत मुश्किल है। ख्याल में हमें एमएसएमई को ना डिसएग्रीगेट करना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, इसमें मीडियम, स्मॉल और माइक्रो। तो मीडियम और स्मॉल तो करीब 6 लाख यूनिट है,
और माइक्रो यूनिट करीब 7.5 करोड़ हैं। और एमएसएमई का 97.5% रोजगार जो होता है वो माइक्रो सेक्टर से आता है, सिर्फ 2.5% ही जो मीडियम और स्मॉल से आता है ना। और मीडियम काफ़ी हद तक वो जीएसटी में है, स्मॉल का एक हिस्सा जो जीएसटी में है, एक हिस्सा जो और छोटा है वो माइक्रो का माइक्रो का तो है नहीं, स्मॉल का एक हिस्सा है, एक हिस्सा नहीं है ना? जो हिस्सा नहीं है उसको परेशानी होती है इनपुट क्रेडिट की, करेक्ट है ना। उसको इनपुट क्रेडिट नहीं होता, उसके दाम वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि जो बड़ा सेक्टर है उसके दाम कम हो जाते हैं। इसीलिए आप देखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेदर गुड सेक्टर, उसमें 20% ऑर्गेनाइज्ड है, 80% अनऑर्गेनाइज्ड है, और डिमांड शिफ्ट करके ही होता है। लगेज इंडस्ट्री में जो मतलब वीआईपी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने CNBC पे एक इंटरव्यू में कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं। जगन्नाथन जी जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम 5 बड़े यूनिट है, 25 छोटे हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है, क्योंकि माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर कोप नहीं कर पा रहा। जगह जगह सेक्टर्स में आप देखें, ट्रेड तो सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, तो वहाँ पे भी यही हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना तो है आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरेगा, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सहमत हो इस बात से? मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे लग रहा है सर, बिल्कुल इस तरफ जा रहा है सर। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे कि गर्ग साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप जो कार 128 पे खरीदते थे, 100 पे 28 लग गया, अब आप 118 पे खरीदोगे, तो आपका वो जो गिरावट हुई वो 10 हुई 128 पे, यानी कि 6% की गिरावट। लेकिन सरकार का जो रेवेन्यू है, जो उन्होंने कहा उसको अभी एक तरह से छोड़ भी दें, तो जो 28 से 18 गिरा तो 36% गिरा। करेक्ट। तो रेवेन्यू 36% गिरेगा, जबकि जो कंज्यूमर है उसको सिर्फ 6% का फायदा है। तो वो कितनी डिमांड बढ़ाएगा जिससे कि पुराना रेवेन्यू मिले? 3 गुना। तो 3 गुना तो कारों की डिमांड बढ़ने वाली नहीं है एकदम से, तो रेवेन्यू लॉस तो अभी होना तो ही। गर्ग साहब ने कहा कि इसकी असली जो इसका प्रभाव है वो पता चलेगा फरवरी मार्च। पर हमको तो अभी थियोरेटिकली भी ये लग रहा है कि जो रेवेन्यू लॉस है वो काफ़ी होगा, जो अभी कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। और जैसे गर्ग साहब ने सही बोला कि 2023-24 के ही आंकड़े डिसएग्रीगेटेड हैं, उसके आधार पे 48,000 करोड़ रुपए बताया गया है ना। Correct. पर लेकिन उनका ये 48,000 करोड़ जो है वो नेट है, क्योंकि जो आप देखें तो कई चीज़ों में लॉस होगा, कुछ चीज़ों में जहाँ पे 28 से 40 है वो बढ़ जाएगा। और जो लग्जरी कार्स हैं उन पे जो सेस लगता था वो अब नहीं है, तो उनके भी दाम गिर रहे हैं। जो 40% पे आ रहे हैं उनके भी दाम गिर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा टैक्स होता था। तो इसलिए मेरा मानना है कि इन द नेट, जैसे गर्ग साहब ने सही कहा कि शायद 1.5-2 लाख करोड़ का जो लॉस हो, और ये मूडीज़ ने भी कैलकुलेट किया। अब सरकार जो डिसएग्रीगेटेड डेटा देती नहीं तो हम लोग उस पर रिसर्च नहीं कर पाते, डिसएग्रीगेटेड डेटा होता है तो हम उसमें भी और कैलकुलेट करते। तो इसलिए जो रेवेन्यू लॉस होगा वो मतलब स्टेट्स के ज़्यादा होगा। अब सरकार को बड़ी सेंसिटिविटी है, वो कहते हैं रेवेन्यू लॉस मत टर्म यूज़ करो। अरे रेवेन्यू तो लॉस हो रहा है ना, आप वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस नहीं, सेस बढ़ा देंगे। नहीं, सेस तो बढ़ाएंगे लेकिन कहने की बात यह कि जो स्टेट्स को लॉस है, स्टेट्स को इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए था वहां पे जीएसटी काउंसिल में। नहीं। बाहर आके तो उन्होंने कहा, लेकिन पॉलिटिकली वो को ऑब्जेक्शन करना बड़ा मुश्किल नहीं, है। देखिए, 2 चीजें सेपरेट करने की हैं। एक तो ये कि आपने टैक्स रेट कम किए, उसको तो कोई अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बेनिफिट होगा। टैक्स रेट कम करना एक चीज है और रेवेन्यू लॉस होना दूसरी चीज है। तो आपको रेवेन्यू लॉस जो है उसमें आपका, जैसे उन्होंने सही कहा कि हमें तो सारे सोशल सेक्टर्स पे खर्च करना है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सब पे। तो वो जब कम होगा तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में और परेशानी आएगी, क्योंकि जो 4.5 लाख करोड़ रुपए का हमें जो एक्सपोर्ट में लॉस होगा वो 48,000 करोड़ कंपेंसेट नहीं कर सकता। और खासकर अगर असंगठित क्षेत्र में और गिरावट होती है और परेशानी होगी। और जैसे गर्ग साहब ने कहा कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा और उसके एवज में फिर आपने जो हेल्थ पे, एजुकेशन पे और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे काट दिया, तो आपका तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा फिर जो लॉस हो जाएगा, तो डिमांड तो आपकी उतनी जनरेट होने वाली नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जल्दबाजी में किया गया है, पूरी तरह सोचा नहीं। ट्रंप साहब ने साइन कर दिया 7 अगस्त को, तो तुरंत 15 अगस्त को अनाउंस कर दिया, है ना। उसके पीछे काफी सोचना चाहिए था। गर्ग साहब ने बहुत सारे ये सोच थी ना कि आपके जो जेम्स एंड ज्वेलरी के उन्होंने 50% कर दिया तो वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, टेक्सटाइल में बड़ा नुकसान हो जाएगा, श्रिम्प्स में नुकसान होगा, फिशरीज में नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला था। तो ये शायद कुछ नुकसान कम करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि
प्रधानमंत्री के स्माइल करने से शी के साथ शायद ट्रंप पे कुछ प्रभाव पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि वापस मैं अपने टेबल पे आके इनसे बातचीत करने लगूं। तो अब देखते हैं कि क्योंकि लिटनिक ने तो कहा है कि जब तक आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करोगे तब तक ये 50% लागू रहेगा। ठीक है ना? तो उनकी दो कंडीशंस हैं जो हम नहीं मान पा रहे। एक तो कृषि का बाजार खोलना, क्योंकि वहां तो आप देखिए तो 85% हमारे किसान वो छोटे किसान है, 5 एकड़ से। वो तो वैसे अमेरिकन को भी मालूम है। देखिए ये पहली बात की बात नहीं है, कई सालों से कॉटन में तो हमने कर दिया, कॉटन में तो हमने 11% से 0% कर दिया, और कॉटन जो ग्रोअर हैं वो परेशान है, गुजरात में खासकर। लेकिन एग्रीकल्चर कृषक जो हैं वो इसी बात से परेशान है कि क्या हम उस पर नेगोशिएशन करके उसको रिड्यूस कर देंगे, वो परेशान है। रशिया से हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अगर हम उससे ट्रेड कम करते हैं, हमारी S-400 मिसाइल है, हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट हैं, हमारे जो क्रिटिकल वो नहीं कर पाएंगे। वो तो अमेरिकन को समझना चाहिए कि वो नहीं हो सकता चाहिए, पर वो कर नहीं रहे। बार बार कह रहे हैं कि जैसे वांस ने भी कहा और उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं पर यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, है ना? ये बताइए इससे, क्योंकि जब ये ऐलान हुआ था आपको याद होगा नवंबर 8 में, मैं कोई राजनीतिक सवाल नहीं कर रहा, नवंबर 8 में प्रधानमंत्री ने जब डिमोनेटाइजेशन की तो यही कहा कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी और ये सब हर चीज़ में बढ़ोतरी आएगी, तो ये सब तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोबारा यही बात अब भी कही है कि जीडीपी में गति आएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी और इक्विटेबल डेवलपमेंट रहेगा। तो यार आप सोचते हो कि इस जो रिफॉर्म हुआ है इससे ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे सर? सर दुनिया में लगभग 160 कंट्रीज में इस तरह का टैक्स है, हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। लोग परेशान हैं इस टैक्स से, बाकी कंट्रीज में मुझे मालूम है, यूके में लोग परेशान हैं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में लोग ये वैट से परेशान हैं, हर जगह पर। हाँ। तो इसको सर किसी इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया, गुड, बैड, अगली। एक्सेलेंस किसी को नहीं दिया। तो गुड जिसको दिया सर वो न्यूजीलैंड है। अच्छा। न्यूजीलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा आई शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एप्पल और ए मैकडोनल्ड। आप सेब खरीदिए, सब्जी खरीदिए, मैकडोनल्ड खरीदिए, टैक्स लगेगा एक ही रेट पे। वो अरुण साहब कहते हैं कि टैक्स 14% लगना चाहिए, कहते हैं ना? नहीं सर देखिए सर, वो कंट्री की एक इकोनॉमिक स्टेटा भी देखना पड़ता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम देश की कितने लेवल पे है। जब आप बहुत पुअर होते हैं सर तो आपके लिए 2 या 3 रेट इनएविटेबल हो जाते हैं। किसी टाइम जेटली साहब कहा करते थे मर्सिडीज एंड मिल्क कैन नॉट बी सेम रेट। नहीं, मर्सिडीज हवाई चप्पल मिल्क का भी दिया। मैं जब पंजाब में था तो हमने कहा मिल्क दीज नीड नॉट बी सेम, बट मिल्क इटसेल्फ हैज गॉट 3 रेट्स एट दैट टाइम। सर इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हम वी कैन गो एंडलेसली, बट इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, इतनी स्टेट्स का मिलके आना, बिल्कुल ये सर हमें इसका कुछ क्रेडिट लेना चाहिए। अब ये प्रोसेस है सर, थोड़ा सा ये है कि ये 12 से 5 हो गया। अब मन ये करता है कि शायद अगर ये 6 या 7 ही होता और वो फायदा ज़्यादा होता तो शायद वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है ना। अब मैं देख पा रहा हूँ कि लाखों लोग रिफंड की लाइन में लग जाएंगे सर। जी हाँ। उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, नहीं उसमें फिर धांधेबाजी भी होगी, आपको ये भी मालूम है। फिर उसका मतलब ये सब इश्यूज खड़े होने जा रहे हैं। तो वी हैव सॉल्व्ड एक सेट ऑफ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, दूसरी अब तैयार हो गई हैं। तो ये सर ये घबराहट रहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। 6 भी कर लेते सर तो थोड़ा मौका मिला। अब ये दोबारा कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं कर पाएगी सर 5 को 6 इजीली करना। नहीं, पर जैसे गर्ग साहब कह रहे हैं ना, रेट एक्चुअली अभी 2 या वो नहीं है, क्योंकि 0 भी एक रेट है। हाँ, 0 भी एक रेट है, 5 भी एक रेट है, 18 भी है, और फिर जो आपका 40 भी है, और बीच में फिर और भी रेट्स हैं। अच्छा, तो जैसे उन्होंने कहा ना कि जहाँ पे 5 है एक्चुअली वो 5 नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 200 रेट हो जाते हैं, है ना? तो ये जो कहा जब गर्ग साहब ने बिल्कुल ठीक कि जो जीएसटी का डिजाइन होता है उसमें एक रेट होना चाहिए सारे देश में। नहीं, मैंने भी कहीं सुना कि आपने भी कहा तो भाई एक रेट नहीं है, ये कई रेट्स हैं सर। कम और से कम नहीं आपने कहा कि एक रेट होना चाहिए, कहा है आपने? नहीं, मैंने कहा वो आइडियल जो जीएसटी होता है उसमें एक होना चाहिए। लेकिन जैसे गर्ग साहब ने वो ठीक कहा जहाँ पे गरीबी है तो आप वहाँ पे एक रेट लेके नहीं कर सकते, गरीब के ऊपर बहुत प्रॉब्लम यह है कि एक ही इंडस्ट्री में 2 रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री, अगर वो 7,500 का रेंट है तो वो तो रेट उसका अलग होगा। जो रेंट कमरे का 7,500 से ज्यादा रेट अलग होगा, तो वहाँ तो धांधलेबाजी होगी। तो गर्ग साहब ने यही मेन चीज ये है सर, देखिए इस क्रेडिट को हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको साफ कीजिए। जहां जहां क्रेडिट आप रोकेंगे उसको आप ये कह सकते हैं कि वो जीएसटी है ही नहीं,
बिकॉज आपका होल आइडिया बस क्रेडिट ट्रांसपेरेंटली दीजिए। Correct. जब आप क्रेडिट रोक लेते हो तो आप इंडिया की इंडस्ट्री को डिसएडवांटेज कर देते हो। तो उस तरीके से अगर आप देखो सर, आज शायद हाफ द जीडीपी इज नॉट इन जीएसटी। देखो अल्कोहल, पेट्रोलियम तो, रियल एस्टेट, ये सब तो वैसे अगर वो ले आओगे फाइनेंशियल सेक्टर GST नहीं में है। तो सरकार जो वैसे ही मर जाएगी। हेल्थ, सरकारों के पास तो कुछ पैसा ही नहीं रहेगा। आप देखेंगे सर, लाइन से ये जो चीजें रुक रही है ना सर, मैं वरीड रहता हूँ कि ये कब सफाई होगी। तो अब आप देखेंगे जैसे ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए सर, इट वाज वन ऑफ द वेरी बैड सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द टैक्स रेट। सरकार ने 2 रेट कर दिए, 5% विदाउट क्रेडिट और और 18% 18 कर दिया। अब जो 18 देगा सर, उसको पेट्रोल डीजल का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आउटसाइड जीएसटी। सही बात। उसका इफेक्टिव रेट अब 24-25 पे बैठेगा। सही बात। ट्रांसपोर्टेशन इज ए वेरी एसेंशियल सर्विस, हर चीज की। नो आई एग्री विद। और वो ट्रांसपोर्टेशन के लोग आजकल जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास, प्लीज हमें कुछ राहत उसको दीजिए। पहले 12 दे रखा था, अब उसको 12 से जब 18 किया 18 है कर दिया। तो सर वो सारी चीजों में वो चीज तंग करेगी। और सर आप इसमें एक और इशू है सर, विच इज जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन, या प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रॉब्लम ये मैंने मेरे बजट स्पीच में भी उठाया था सर, जैसे दाम कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होना है। जब इन्फ्लेशन कम होता है तो आरबीआई ने रेट घटाने हैं। सर हमारे पास करंटली आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन डेट जो है इंडिया में इज इक्वल टू 30% ऑफ जीडीपी। चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सर कह रहे बढ़ती जाएगी, लोग ईएमआई पे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ज़्यादा कर्जा लोग उठाएंगे, कंजम्पशन इनकम तो है नहीं, लेकिन कंजम्पशन जब बढ़ेगा, वो अगर डेट ड्रिवन कंजम्पशन होगा तो हमारे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन की आउटस्टैंडिंग डेट इतनी बढ़ती जाएगी, और उसमें अगर डिफॉल्ट हो गया तो बैंकों को वहाँ पे नुकसान होगा सर। ये भी बात सही है। एंड दैट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट थॉट अबाउट। अब इंटरेस्ट रेट गिराओगे, चीजें कम होंगी, लोग उधार पे मोबाइल खरीदेंगे, उधार पे गाड़ियां, बाइक्स खरीदेंगे, तो वो पैसा चुकाएंगे कहाँ से अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रहा है। जैसे आपने कहा ना, काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर, ये एक बड़ा मुद्दा था कि जीएसटी लाएंगे तो वो एक इंटरलॉकिंग होगा इनपुट आउटपुट का, तो उससे जो काले धन की अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। लेकिन वो हुआ नहीं। जैसे कि गर्ग साहब ने सही कहा कि जहाँ पे आप उनको एग्जाम कर देंगे तो चेन ब्रेक हो जाती है। जब चेन ब्रेक हो जाती है तो फिर आप वो कर सकते हो, क्योंकि चेन ही जो आपको रोक रही है। दूसरी बात यह है कि आपने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जैसे आपने सही कहा कि आप जब 7,500, पहले तो 5,000 और ये सब था, अब 7,500 कर दिया है, तो मिस क्लासिफिकेशन होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई एक रेट ही होना चाहिए ना, नहीं तो आपका मिस क्लासिफिकेशन होगा, उस पर काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है। फिर जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, है ना, तो ई बिल का चक्कर है, तो वहाँ पे बहुत सारे फर्जी ई बिल हो रहे हैं। फिर आपका जो फॉल्स, मैं तो कई केस ऐसे करता हूँ जहाँ ये सब धांधलेबाजी हो रही है। इनपुट क्रेडिट है, उसमें फेक कंपनीज सेटअप हो रही है ढेर सारी, आप रोज पकड़ते रहते हो। और एक बार तो पार्लियामेंट में ही वो फाइनेंस मिनिस्टर कहा कि 2 लाख करोड़ का तो लॉस हो गया ब्लैक इकॉनमी की वजह से। तो इससे ब्लैक इकॉनमी रुकी नहीं, हालांकि होना चाहिए था, पर क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें दसियों तरह से आप मैनिपुलेट करके काली कमाई कर सकते हो। और जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जैसे ये करीब 2-2.5 करोड़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पर एक्चुअली में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो बिजनेसेस हैं वो तो करीब 8-9 करोड़ हैं। तो अभी 8-9 करोड़ जो बिजनेस है वो तो उसमें 2-2.5 करोड़ ही इसमें आए हैं, और वो भी जो गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि उसमें फेक कंपनीज वगैरह सेटअप हो रही हैं। तो इसलिए ये जो सिस्टम जो है हमारा, वो असल में एक हाफ बेक्ड है। तो कहने के लिए 160 देशों में जीएसटी है, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। तो जो असंगठित क्षेत्र है उसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जीएसटी की बड़ी परेशानियां चलती रहेंगी, और इसीलिए सोच समझ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब ने साइन कर दिया तो इसने 15 अगस्त को अनाउंस हो गया और कर दिया। क्योंकि अगर इतना ही भला था तो पहले भी आप ये सब कर सकते। ट्रंप साहब मतलब कि युद्ध भी रुकवा सकते हैं और आपका जीएसटी स्ट्रक्चर भी बदलवा सकते हैं। नहीं, जीएसटी पे आपसे अनाउंसमेंट भी करा सकते हैं कि आपने जीएसटी पे अनाउंसमेंट कर दिया। सर एक राजनीतिक बात बस जरूर कहिए। अब जीएसटी रिफॉर्म की हम बात करते हैं, जो गर्ग साहब कह रहे थे कि एक रिफॉर्म आप यहाँ पे, लेकिन जो प्रोसेस है उस पर नहीं हो रहा है। सर रिफॉर्म भी किस तरीके से होता है? इस बार पिछले सेशन में इनकम टैक्स बिल को अमेंड किया गया रिफॉर्म के तौर पे। सर जब बिल पास हुआ तभी विपक्ष का कोई वहाँ पे बैठा नहीं था उसमें, ना उसके ऊपर वोटिंग कर पाए कोई, और आपने 5 मिनट में 4.5 मिनट में लोकसभा में वो पास हो गया इनकम टैक्स रिफॉर्म बिल, जो 600+ क्लॉजेस का है। तो ये रिफॉर्म कि जहाँ पर सरकार ही बिल लाती है और सरकार ही पास कराती है, जहाँ विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं होती है, ऐसे रिफॉर्म से फिर बाद में जाके बैकफायर करते हैं। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने सीखना चाहिए था, लेकिन अभी भी सरकार नहीं समझ रही कि आप कंसेंसस के साथ कीजिए। ये आप यूनिलैटरली अगर करोगे इस तरीके से बुलडोज करके,
तो आपने कृषि कानून के साथ किया, उसका नुकसान आपके ऊपर ही रिबाउंड होने वाला है। पर इनकम टैक्स में जो इन्होंने एक तो ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात की है ना, वो तो जो आप कह रहे हैं, वो तो दूसरा सब्जेक्ट से अलग है ना। उन्होंने रेट को एडजस्ट किया है, जिससे कि अब जो रेट है वो थोड़ा कम हो गया है, 12 लाख तक की ये सब वगैरह उन्होंने किया है। लेकिन आपके कितने लोगों को फायदा उससे पहुंचेगा? आपके तो 9.5 करोड़ लोग हैं जो या तो TDS फाइल करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं वो ज़्यादा 3 करोड़ वो तो हमें मालूम है ना, तो इसलिए 6.5 करोड़ है वो तो बाहर है। अरुण जी, तो ये जरा इनकम टैक्स की बात मैं पिछली बार जब GST अनाउंस हुआ था ना, तो जो सोच थी कि टैक्स GDP रेशो बढ़ेगा, यही सोच थी। अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं कि 2015-16 में जो टैक्स GDP रेशो था वो 11% था, और 23-24 में 11.9% हो गया, और टोटल टैक्स जो था वो 16 GDP 16.73% था, वो 18.5% हो गया, तो बड़ा कम गेन हुआ। तो जो ये सोच थी कि भाई टैक्स GDP रेशो बढ़ जाएगा, वो हुआ नहीं। उसमें सर देखिए, थोड़ा एक बात हमें सोचनी चाहिए कि 2019 में सरकार ने इनकम टैक्स रेट्स बहुत घटाए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट था वो घटाया। पर्सनल इनकम टैक्स थोड़ा बढ़ा भी है। कस्टम ड्यूटीज भी काफ़ी पहले शुरू में बढ़ रही थी, अब तो प्रेशर आ गया, बहुत FTAs वगैरह एंटर हो रहे हैं। जी हाँ। तो जब ये एजम्पशंस होती है सर, हम कहते हैं ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेट्रस पैरिबस, वो शायद नहीं हो पाया। दूसरा, GST के भी रेट्स जो थे 17 के बाद बहुत गिराए गए। अब कुछ मार्केट में स्टडीज़ हैं, मतलब वो कहती हैं कि 20-25% तक रेट गिर गए, अभी और गिराए गए हैं रेट्स। तो वो जो टैक्स टू GDP रेशो है वो अब या तो आप कंप्लायंस से इम्प्रूव करके करिए जो है, या आप कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह की कुछ सीरियस स्टडी जैसी अब्रॉड मिलती हैं सर, अभी इंडिया में दिखी नहीं, जिससे आप होनी चाहिए जब तक वहाँ तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं एकदम कि कितना किसका असर हुआ। पर हमारे यहाँ डेटा ही नहीं देते। जैसे इनकम टैक्स का डिसएग्रीगेटेड डेटा है वो बंद कर दिया है ना, वो ऑल इंडिया इनकम टैक्स स्टेटिस्टिक्स का डेटा आता था वो बंद कर दिया। जो एक्साइज कस्टम्स का जो वो डिसएग्रीगेटेड डेटा कमोडिटी वाइज आता था वो नहीं बंद कर दिया। कई बार नहीं तो वो नहीं चाहते कि एनालिसिस हो। तो इसलिए गर्ग साहब जो कह रहे हैं वो हम लोग रिसर्चर्स कैसे करें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने MPhil स्टूडेंट से करवाया, बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मैंने उस समय कौशिक बासु थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनको भी लिखा कि भाई आप तो जो रिसर्च करवाना चाहेंगे तो आप प्लीज़ कुछ करिए, तो कुछ नहीं हुआ। तो रिसर्च करना मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पे सोचना ज़्यादा ज़रूरी था। सही बात। इसको डिज़ाइन सही करना ज़रूरी था, उसके लिए हमने वो टाइम नहीं लगाया जो हमें लगाना चाहिए। 8 साल तो हमने नुकसान कराया अपना। हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी जो हुआ उसमें पूरा सोच समझ के नहीं किया गया, जल्दबाजी में ट्रम्प साहब के। एक सेक्टर पे मुझे बड़ा थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, हेल्थ सेक्टर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने 0 टैक्स कर दिया, इंश्योरेंस पे 0 कर दिया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सर ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। जब भी किसी को आप 0 करेंगे, हम वैट में या इस तरह के टैक्सेस में एक हम कोट यूज़ करते हैं कि व्हेन यू टैक्स समबडी यू एग्जाम्प्ट हिम, व्हेन यू एग्जाम्प्ट समबडी यू टैक्स। तो ये लोगों को समझ नहीं आता, बट जरा समझाइए हमको। देखिए सर, टैक्स हर स्टेज में लगा हुआ है और इनविजिबल है। टैक्स तो फार्मर पे भी है, वो ट्रैक्टर खरीदेगा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीदेगा, फर्टिलाइजर। अब जो अपनी वो वीट वो पास ऑन नहीं कर सकता, वो पास ऑन नहीं कर सकता। करेक्ट। अगर समझदार हो फार्मर, पढ़ा लिखा हो, या हम सरकार के तेरा सब रिटर्न हम फाइल करेंगे, तो सर उसको फायदा है कि अपने पे 2-3% टैक्स लगा ले, ताकि उसको वो इनपुट मिलेगा। वो मान लो आगे कोई बिस्किट बना रहा है, तो उस पर 5 लगाया आपने, अब उसका 5 तो वो लगा, 3 जो फार्मर का वेस्ट गया, तो 8 सरकार को मिल गया। करेक्ट। तो व्हेन यू विल टैक्स अ फार्मर, यू हैव एक्चुअली एग्जाम्प्टेड, सरकार को कम टैक्स मिलेगा। ये चेन टूटती है सर, ये बड़ा प्यारा टैक्स है। करेक्ट। तो सरकार को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को ना एग्जाम्प्ट करूं, मैं फाइनल को करूं। एग्जैक्टली। उस स्टेज पे चेन नहीं टूटेगी। जैसे आपने फूड छोड़ दिया, फूड का क्रेडिट नहीं है जी, तो रेयर केसेस में मिलता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने छोड़ दिया। पर जब आप इंटरमीडिएट छोड़ेंगे, अब इंश्योरेंस सर्विस इंटरमीडिएटरी है, करेक्ट, उसको किसी और को पेमेंट देनी है। करेक्ट। वो कैसे देगा? वो कैसे देगा? दूसरा ये है कि उसको पीछे से क्या आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। तो ये सर आप देखेंगे
जैसे जैसे आप टैक्स रेट को बदलेंगे ये इकोनॉमिक बिहेवियर को बदल देगा। मैंने आपको पहले बोला यू मेक और बाय डिसीजन, बहुत से लोग इन हाउस करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए मैं कोई काम लेबर से करवाता हूँ, मैंने एक मैन पावर सप्लाई एजेंसी ले रखी है, उस पर 18 टैक्स लगता था, मैं क्रेडिट ले लेता था। आगे से मैं कहूँगा मैं तुझे नहीं लूँगा, मैं उसके एम्प्लॉइज़ को तो एम्प्लॉय बनाऊँगा, या मैं छोटी कंपनी ले लूँगा जिसकी टर्नओवर बहुत कम है। तो इसमें सर बहुत इस तरह के पैटर्न जो है ना, तो फिर लोग देखो ऑर्गेनाइज करेंगे आपने दूसरे तरीके से। आपने ये डिस्टर्बेंस तभी स्टार्ट होती है जब आप ये यू फिडल अराउंड विद द इनपुट। मैं अगर जाता हूँ अस्पताल, मैं अस्पताल जाता हूँ, मैं अपना MRI कराऊँ, मैं तो उदाहरण के तौर पे MRI कराता हूँ, वो MRI तो वो मशीन तो वो खरीदता है ना, उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, और उसको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। सर एक दो टर्म्स होती हैं सर, किसी को हम एग्जम्प्ट करते हैं, एक मीनिंग है इसका, किसी को जीरो रेट करते हैं, इसका दूसरा मीनिंग है। जीरो रेट का मतलब होता है उसके सारे इनपुट टैक्स मैंने रिफंड कर दिए। करेक्ट। ये तो सिर्फ प्रावधान जो है एक्सपोर्ट को है। करेक्ट, बट उसको तो नहीं मिलता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। एक्सपोर्ट को मिलता है, export बाकी तो किसी चीज को नहीं यही ना, मिलता। तो एजुकेशन, जब मैं वहाँ जाता अपना इलाज कराना, तो जो उसका पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द MRI आई हैव टू पे। देखिए सर ये तो फिर एक लार्जर पॉलिसी है। अब जैसे आप यूके में जाएंगे तो वहाँ देखिए आप फ्री करते हो, अल्टीमेटली मैं इंश्योर्ड हूँ तो थोड़ा बहुत वो देगा। नहीं, जो गर्ग साहब कह रहे हैं ना कि ये है GST ऑन द सप्लाई, है ना, तो जो मशीन आ गई वो तो ऑलरेडी आपका कैपिटल कॉस्ट में आ गया ना। करेक्ट, तो कैपिटल कॉस्ट के उसमें है, अगर वो सस्ती हो जाए तो भाई सर्विस भी तो 18% है, सर्विस भी तो 18%, वहाँ भी तो वो आपकी बात इस सेंस में ठीक है कि अगर उस पर टैक्स नहीं होता तो मशीन सस्ती होती तो आपका चार्ज भी सस्ता देखिए होता। सर गवर्नमेंट स्मार्ट होती है, गवर्नमेंट को मालूम होता है कि ये चीजें दिखाने के लिए एग्जाम्प्ट है, मुझे कुछ टैक्स को पीछे से लेना है, इसको कैस्केडिंग कहते हैं, और काफी कैस्केडिंग इंटेंशनली बिल्ड की जाती है कि इतना टैक्स हम क्वाइटली कलेक्ट कर लेंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा कि एग्जाम्प्ट है। वो एक सर्विस भी तो है ना, उसमें तो 18% है ही है ही। पर वो वैसे बहुत सर्विसेज है। इफेक्टिव टैक्स जो कह रहे हैं ना, वो इफेक्टिव टैक्स ज्यादा हो जाता है। जहां कैस्केडिंग होगा तो इफेक्टिव टैक्स जो आपका जो डिक्लेयर्ड रेट है उससे ज्यादा हो जाता है। जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है सर, यही जो इसकी ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, इसी से करप्शन है, इसी से नॉन कंप्लायंस है, इसी से कॉम्प्लेक्सिटी आप है। इसमें बारीकियां पे जाओगे उतना ही अल्टीमेटली इंस्पेक्टर राज भी वैसे ही होगा। जी हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो कहेगा कि साहब आपको देना होगा, मैं इतना मेरे पास पैसा नहीं है, फिर धांधलेबाजी होगी, फिर करप्शन होगी। अब जैसे पुलिस की चेकिंग है अगर आपके रास्ते में, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ई-वे बिल में प्रॉब्लम हो जाती है, सभी चीज़ों में। तो सवाल ये उठता है कि रिफॉर्म क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है सिर्फ टैक्स रेट कट है, ये रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म के लिए मेरा मानना है कि देखिए ये लास्ट पॉइंट टैक्स है, ये पे जो कंज्यूमर कर रहा है वही सारा टैक्स पे कर रहा है, तो इसको हम सिर्फ लास्ट पॉइंट ही भाई कलेक्ट कर लें। अभी हम उसको 100 स्टेजेस पे कलेक्ट करते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है कि वो इंटरलॉकिंग होता है, उससे ब्लैक इनकम जनरेशन का होता है। पर जैसे कि अरुण जेटली कहते थे 5% उन्हें 95% देते हैं, उनके MRP पे आप लगा दीजिए उसको टैक्स, तो एक सिंपल हो जाएगा, तो जो आपका वहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा और उससे जो असंगठित क्षेत्र है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो जो अभी उसको लॉस हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो वो भी बढ़ने लगेगा, उससे आपकी अर्थव्यवस्था और तेज जाएगी। तो ये एक रिफॉर्म की जरूरत है। नहीं, बट रिफॉर्म तो तभी होगा ना कि इसको आप पहले 1, 2, 3 साल स्टडी करो, रिसर्च करो। नहीं, रिसर्च तो बहुत हुई वैसे तो, अगर आप देखें तो वैट GST वगैरह पे कितना 1996 अगर आप से रिफॉर्म करने जा रहे हो उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए बाकी देशों में क्या होता है कि आप एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हो तो वे सोचते हैं कि भाई ऐसे करेंगे तो अगले 2 साल में 3 साल में उसका प्रभाव क्या होगा, किस सेक्टर में ज़्यादा होगा, किस सेक्टर में कम होगा, ऐसी नीति बनाएं कि देश को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी फायदा हो। यही है ना। जब सर GST एनविसेज हो रहा था ना 13-14 में, तब मैं सरकार में ही था, तब एक बहुत ब्राइट ऑफिसर थे बिहार के, उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था कि GST की एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनाओ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की है। ठीक बात है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ GST, और उसको हर बोर्ड में लिखाओ जिसमें मीटिंग हो रही है, इसको कोई डिविएट नहीं करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स विल बी फ्रीली अलाउड एक्सेप्ट वेयर कॉन्शियसली डिनाइड। ओके, आप कॉन्शियस कॉल लीजिए कि मुझे इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देना, करेक्ट। एक आधी चीज में होना चाहिए वो। तो वो चीज़ें जब वो डिज़ाइन में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये 10 चीज़ें मुझे करनी है या नहीं करनी है, रेस्ट कैन फॉलो। रेट्स इज ए वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट। जैसे 2017 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ उस समय भी ये बात उठी थी कि पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए थोड़े समय। नहीं, हमने तो बहुत विरोध किया। खैर मैं तो ऑपोजिशन में तब से रहा, हमने बहुत विरोध किया कि आप 4 रेट्स दे रहे हो, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम यह है कि हम ये जब निर्णय लेते हैं
तो एक हम एडहॉक तरीके से निर्णय लेते हैं कि अभी हम कुछ करना पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई अभी उपाय नहीं जी है। हाँ, जी हाँ। तो जब ऐसे निर्णय लेते हैं तो फिर नुकसान होता है, फिर डिज़ाइन ठीक नहीं जी रहता। हाँ। असली बात तो ये जी है। हाँ। तो निर्णय ठीक है, डिज़ाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। आम जनता को फायदा भी होगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नुकसान भी बड़ा होगा, और इस बीच में जो इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर है उससे करप्शन बढ़ेगा जी हाँ, जी हाँ। और धांधलेबाजी बढ़ेगी। देखिए, मैं आम जनता का जो शब्द है ना वो सही नहीं है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र वो 94% है, और जो आम जनता हम समझते हैं वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास समझते हैं। तो एक थोड़ा सा उसको डिसएग्रीगेट करना जरूरी है। चलिए, आम कि जनता मतलब कि जो अर्बन पॉपुलेशन, लेट्स पुट इट दैट, अर्बन में भी तो बहुत अर्बन में भी, unorganized हाँ, है। वो भी है। मतलब लोग तो नहीं, बट दिस इज नॉट 7-7, ओनली 8-8 डिजाइन फॉर मिडिल क्लास। तो आम आदमी भी जो आटा वाटा खरीदता है उसके लिए भी तो है ना ये। वो पैकेज आटा वाला सस्ता हो जाएगा, नहीं, जो बट इसका open आटा मतलब हो ये तो नहीं कि हाँ। दूसरा खत्म हो जाएगा। ये भी तो फिर भी लोग खरीदेंगे वैसे आटा पैकेज। सारे लोग पैकेज भी नहीं खरीद सकते, कईयों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि जी हाँ। पैकेट आटा खरीदें। तो चलेगा, वो दोनों चीज़ें चलेगी। लेकिन इस चर्चा से ये मुझे लगा कि डिज़ाइन अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं है। इस पे सोच समझ के साथ एक बार बैठ के, जैसे आपने कहा कि इसका असली डिज़ाइन क्या होना चाहिए, खाका क्या होना चाहिए, ढांचा क्या होना चाहिए, और इसमें इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। ये इधर उधर की बात हुई है, वो होनी नहीं चाहिए थी। फिर भी थोड़ा बहुत तो अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।